हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। शिक्षा अध्ययन पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे पार्ट 6 एडोलसेंस, चैप्टर 15, 16 और 17। ये तीनों चैप्टर रहते हैं हमारे और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे जितना हो सकता है उतना कवर करें चीज़ों को। और इससे पहले जितने भी चैप्टर हो चुके हैं वो यूट्यूब पर सारी वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। जिन्होंने नहीं देखे ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोस आप लोगों के लिए। और इस बुक की चाइल्ड वर्ल्ड की जो पीडीएफ है, इस बुक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है। शिक्षा अध्ययन के नाम से टेलीग्राम चैनल है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो करते हैं अपना चैप्टर शुरू, एडोलसेंस। और इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 15 और फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन एडोलेसेंस, ठीक है। तो डेवलपमेंटल ट्रांजिशन, प्यूबर्टी द एंड ऑफ चाइल्ड एडोलेसेंट ब्रेन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट, एडोलेसेंस और डेवलपमेंटल ट्रांजिशन। एडोलेसेंस आप सभी को पता है एक डेवलपमेंटल ट्रांजिशन होता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एक वो ट्रांजिशन का समय होता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का, जिसमें ज़्यादातर फिजिकल, कॉग्निटिव और साइको सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं। प्यूबर्टी की बात करें तो प्रोसेस बाय विच अ पर्सन अटेन सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट, puberty, the end of childhood. Puberty involves dramatic biological changes. How puberty begins, कैसे begin होती है, hormonal change की वजह से, ठीक है। तो puberty result from the production of various hormones, बहुत अलग अलग तरह के various hormones produce होते हैं जिसकी वजह से puberty रिजल्ट puberty होती है, ठीक है। An increase in GnRH, gonadotropin releasing hormone in the hypothalamus lead to a rise in the two key reproductive hormones LH और FSH, ठीक है। तो आप लोग ये रीड कर सकते हो, वैसे जो मार्क मैंने कर रखा है, बट आज तक जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को चीज़ें रीड करनी है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, ये सारे डेवलपमेंटल है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद ये बढ़ सकते हो आप। अगर ग्रोथ स्पोर्ट की, बॉडी ग्रोथ स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये पेपर में भी आता है कि गर्ल में ग्रोथ स्पोर्ट आपको कब देखने को मिलेंगे, 10 to 11, और मेल में 12 to 13 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्राइमरी होते हैं ऑर्गन डायरेक्टली रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, विच एनलार्ज एंड मेच्योर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकल साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन सच एज ब्रीस्ट डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर दैट डू नॉट इन्वॉल्व सेक्स ऑर्गन, ठीक है। जो डायरेक्ट नहीं होते इनमें, इनमें सिर्फ चेंजेस नज़र आते हैं। फिजियोलॉजिकल साइंस होते हैं इसमें, और इसमें डायरेक्ट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोनों के। उसके बाद साइन ऑफ प्यूबर्टी, क्या क्या साइंस होते हैं। एडोलेसेंट ग्रोथ स्पोर्ट की बात करें तो शार्प इंक्रीज इन हाइट। एडोलेसेंट ग्रोथ स्पोर्ट का मतलब होता है बहुत जल्दी हाइट में इंक्रीज होना, वेट, और दैट लीड्स टू और दैट प्रीसीड सेक्सुअल मेच्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, कि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन स्लीप नीड्स एंड प्रॉब्लम, अगर स्लीप नीड्स एंड प्रॉब्लम की बात करें तो स्लीप डिप्रिवेशन अमंग एडोलेसेंट हैज़ बीन कॉल्ड एपिडेमिक, आया है ये PYQ में, ठीक है। तो जो स्लीप डिप्रिवेशन होती है एडोलेसेंट में, नींद ना आना, और हैज़ बीन कोल्ड, इसको क्या बोला गया है, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है अ वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इन अ कम्युनिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। एपिडेमिक का मतलब होता है वो चीज़ या वो डिजीज़ जो एक पर्टिकुलर टाइम में ही देखने को मिलती है, और कौन सी है वो, स्लीप डिप्रिवेशन एडोलेसेंट में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन और ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया और बुलिमिया के बारे में पढ़ेंगे हम। About 34% of US teens have a body mass BMI at or above 85
percentile for age and sex, the percentage of US adolescent with BMI at or above 95 percentile more than triple between। ये सिर्फ आपको याद रखनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि शायद ये PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना रहने देना। नेक्स्ट है एक्सेसिव कंसर्न विद वेट कंट्रोल एंड बॉडी इमेज में बी अ साइन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। जब बहुत ज़्यादा एडोलेसेंट में एक्सेसिव कंसर्न मतलब बहुत ज़्यादा फिक्र जताई जाती है वेट कंट्रोल पे कि वेट बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना है बॉडी इमेज पे, तो वो किसके साइन होते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलिमिया नर्वोसा के। डिटेल में पढ़ेंगे कि दोनों ये चीज़ें होती क्या हैं, और ये बेसिकली मोस्टली इन एडोलेसेंट गर्ल्स और यंग वुमेन में देखने को मिलती हैं। रिस्क फैक्टर, ये रिस्क फैक्टर होते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर के क्या क्या रिस्क फैक्टर और सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पे ये सिम्टम ज़रूरी है एनोरेक्सिया के और बुलिमिया के। तो यहाँ पे यूजिंग लेक्सेटिव्स एनिमास, लेक्सेटिव क्या होते हैं? टेंटिंग टू स्टिमुलेट और फैसिलिटेट इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल्स। तो लेक्सेटिव्स मतलब अपने बाउल्स को शांत करने के लिए यहाँ पे लेक्सेटिव्स लिए जाते हैं। बिंज ईटिंग, यहाँ पे बिंज ईटिंग वैसे तो इसमें आएगा बुलिमिया में, पता नहीं इसमें क्यों दे रखा है इन्होंने, तो इसको अवॉइड करना भी। बिंज ईटिंग इसमें होता है बहुत ज़्यादा खाना, और एनोरेक्सिया में होता है कि बिल्कुल नहीं खाना, इसमें अवॉइड करते हैं खाने को। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा और सेल्फ स्टारवेशन इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। ये जो सेल्फ स्टारवेशन, अपने आप को भूखा रखना वाली जो स्थिति होती है, ये बहुत ही थ्रेटनिंग होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें सेल्फ स्टारवेशन होता है और एक्सट्रीम वेट लॉस, इसमें वेट लॉस बहुत होता है। Early warning sign include determined secret dieting, dissatisfaction after losing weight, setting new lower weight goals after reaching an initial desired weight, excessive exercising and interruption of regular menstruation। तो ये सारे वार्निंग साइंस इसमें नज़र आते हैं। बुलिमिया नर्वोसा इज binge eating, बहुत ज़्यादा खाना। ईटिंग डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन रेगुलरली ईट्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड एंड देन पर्च the body by laxatives induced vomiting, fasting, excessive exercise। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा खा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर वॉमिटिंग होती है, फिर फास्टिंग करनी पड़ती है, फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज के साथ इसको लूज़ किया जाता है वेट को। नेक्स्ट, a related binge eating disorder involves frequent binging but without subsequent fasting, exercise or vomiting। नेक्स्ट आता है बुलिमिया 2 इज बेस्ट ट्रीटेड विद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कैसे ट्रीट हो सकती है बुलिमिया? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल, ग्रुप और फैमिली साइकोथेरेपी जो है हेल्प बोथ एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया पेशेंट। तो जो साइकोथेरेपी है वही इसको ठीक कर सकती है। सब्सटेंस अब्यूज, रिपीटेड हार्मफुल यूज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस अब्यूज का मतलब होता है जब हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल और ड्रग का यूसेज होता है, तो दैट इज सब्सटेंस अब्यूज। और यहाँ पे कुछ डेथ इन एडोलेसेंट के रीजंस बताए हैं, क्या क्या है। डेथ फ्रॉम इंजरी, फ्रॉम फायर आर्म रिलेटेड डेथ, सुसाइड हो गई, ये सारी चीज़ें। और आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16। चैप्टर 16 का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। इसमें हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरेशन, मोरल डेवलपमेंट, एजुकेशनल एंड वोकेशनल इश्यूज। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे और ज़्यादातर को पता भी होगा फॉर्मल स्टेज में क्या होता है पियाजे की। यहाँ पे ये आप ना एल्काइंड इमेच्योर, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट डेविड एल्काइंड सच बिहेवियर स्टेम from adolescent inexperienced venture into formal operational thought।
This new way of thinking, which fundamentally transformed the way they look at themselves and their world, is as unfamiliar to them as their reshaped bodies, and they sometimes feel just awkward in its use. As we try out their new power, they may sometimes stumble like an infant learning to walk. तो इसमें क्या होता है, ये आपको ना 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक में भी डेविड एलकाइंड देखने को मिलेगा, और जिसने पर्सनल फेबल शब्द दिया है, ठीक है, और इमेजिनरी ऑडियंस, ये दो चीज़ें बताई हैं। तो क्या होता है इसमें कि डेविड एलकाइंड ने क्या बोला है कि कभी कभार ना एडोलसेंट में ऐसे वो बच्चे होते हैं जो अपने आप को देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि जो वर्ल्ड है वो हमें कैसे देख रहा है, और वो सारी चीज़ें इसमें बच्चा सोचता है, ठीक है, ईगो सेंट्रिक तरीके से सोचता है इसमें बच्चा कि वर्ल्ड हमें किस कैसे देख रहा है, किस नज़रिए से देख रहा है, और उसके हिसाब से जो बच्चा है वो अपनी क्या बना लेता है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स बना लेता है। जैसे अगर हम बात करें तो इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग की बात की गई है इसमें एल्काइन के द्वारा, कि यहाँ पे जो थिंकिंग होती है वो इमेच्योरिटी वाली होती है। मैन इटसेल्फ एंड एट लीस्ट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिखाए गए हैं। एक तो आइडियलिज्म, क्रिटिकलनेस, आर्ग्यूमेंटेटिवनेस, इनडिसिसिवनेस, एपरेंट हिपोक्रेसी, सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस और जो स्पेशलनेस और इनवल्नरेबिलिटी है, ये तो ज़रूर पढ़ने हैं। इसमें एक तो इमेजिनरी ऑडियंस और दूसरा पर्सनल फेबल। इमेजिनरी ऑडियंस क्या होता है? एल्काइन टर्म फॉर ऑब्जर्वर हु एग्जिस्ट ओनली इन एडोलेसेंट माइंड and is as concerned with adolescent thought and action as the adolescent is। तो इमेजिनरी ऑडियंस ये होती है कि इसमें एडोलेसेंट ये सोचता है, जो सिर्फ एडोलेसेंट में देखने को मिलेंगी, इसमें एडोलेसेंट ये सोचता है कि बाकी जो वर्ल्ड है वो हमें कैसे देख रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी को पिंपल हो जाता है, ठीक है, तो बंदा एक पिंपल है फेस पे, तो लेकिन ये सोचते हैं बच्चे कि शायद जो हमें जो देख रहा है वो हमारे पिंपल को ही देख रहा है, बट ये सच नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है इमेजिनरी ऑडियंस। अपने आप ही एक इमेजिनरी फैंटेसी बना लेता है ऑडियंस, फैंटेसी बना लेता है कि बाकी जो लोग हैं वो हमारे पिंपल को ही देख रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ है, एवरीवन इज स्टेयरिंग एट स्मॉल पिंपल ऑल डे लॉन्ग इज वन एग्जांपल ऑफ दिस। यही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे पर्सनल फेबल होता है, जब हम ये जब एडोलेसेंट में बच्चा ये कहते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता है ना, कि मुझे कोई भी नहीं समझता है। इसमें क्या होता है? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, और जो एल्काइन टर्म फॉर कन्विक्शन दैट वन इज स्पेशल, यूनिक एंड नॉट सब्जेक्टेड टू रूल्स दैट गवर्न द रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो इसमें बच्चा यही, जैसे माँ बाप डांट लगा देते हैं तो फिर बच्चा कहता है कि आप मुझे नहीं समझते हो, ये सारी चीज़ें जब बच्चा बोलता है, दैट इज पर्सनल फीलिंग। और ये दोनों एडोलेसेंट में ही दिखते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल चेंज है ना इन एडोलेसेंट, तो ये एक बार देख लो कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन बी, जो इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है वो डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल और कंसेप्चुअल हो सकती है। डिक्लेरेटिव मतलब फैक्चुअल नॉलेज, प्रोसीजरल मतलब एक्वायर्ड स्किल जो आपने एक्वायर करी है, कंसेप्चुअल इज एक्वायर्ड इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट, जो आपने समझ के जो चीज़ स्टोर करी है अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। डिक्लेरेटिव जैसे फैक्ट्स आप सभी को पता है कि 2+2 4 होता है, जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, ये फैक्ट होता है, ठीक है। जो भी फैक्चुअल नॉलेज होती है वो डिक्लेरेटिव में आती है। उसके बाद प्रोसीजरल की बात करें, नोइंग हाउ टू कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्किल अ पर्सन हैज एक्वायर्ड सच एज बीइंग एबल टू यूज कंप्यूटर एंड टू ड्राइव अ कार। तो प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब होता है किस प्रोसीजर, मतलब वो प्रोसीजर मायने रखता है इसमें, क्या कंप्यूटर चलाने में जो स्किल सीखी है वो कैसे सीखी है, ठीक है, और कार को कैसे ड्राइव करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो स्किल्स एक्वायर करते हैं इसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को चलाने के लिए, तो दैट इज़ प्रोसीजरल नॉलेज। कंसेप्चुअल की बात करें तो नोइंग वाई, क्यों, इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, वाई algebraic इक्वेशन रिमेन्स ट्रू इफ द सेम अमाउंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड। तो इसमें कंसेप्चुअल नॉलेज में बंदा सोचता है क्यों,
तो इसमें जैसे वाई एल्जेब्रिक इक्वेशन, जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो हमेशा सेम क्यों रहती है अगर हम सेम चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड्स में, है ना। जैसे अगर यहाँ पे 2x है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लो कुछ भी लिख लो, यहाँ पे 2y है और x और y की वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर मैं दो ऐड करूँगी इस तरफ भी तो आंसर सेम आएगा। फंक्शनल चेंज, मोरल, तो मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग, मोरल में जो है सबसे पहले तो उसने ही दी थी। मोरल डेवलपमेंट में सबसे पहले तीन थ्योरीज थे, एक तो था जेसेल, फिर उसके बाद आया पियाजे की मोरल डेवलपमेंट वाली थ्योरीज, हेटेरोनॉमस ऑटोनॉमस, फिर उसके बाद आया कोलबर्ग, ठीक है। ये चीज़ें भी हम करेंगे। और जो कोलबर्ग की थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज किया था कैरोल ग्लीगन ने। इनको पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है इसकी और अच्छे से बताया गया है इस पीडीएफ में। अ वुमेन इज नियर डेथ फ्रॉम कैंसर, ठीक है। एक वुमेन थी जो कैंसर से सफ़र कर रही थी। ड्रगिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड अ ड्रग दैट डॉक्टर बिलीव माइट सेव हर, तो ड्रगिस्ट ने एक ड्रग डिस्कवर किया कैंसर को ट्रीट करने के लिए। द ड्रगिस्ट इज चार्जिंग, और वो जो ड्रगिस्ट है वो चार्ज कर रहा था $2000 फॉर अ स्मॉल डोज, छोटी सी डोज के लिए 10 times बट ड्रग कोस्ट हिम टू मेक, मतलब जितनी उसकी कॉस्टिंग लगी उस ड्रग को बनाने में उससे 10 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहा था। सिक वुमेन, जो हस्बैंड, जो वुमेन का जो हस्बैंड था जो बीमार थे जिसको कैंसर था, उसके हस्बैंड का नाम था हेन्स, बोरोज फ्रॉम एवरी वन ही नोज बट कैन स्क्रेप टुगेदर ओनली, तो उन्होंने जितने से पैसा हो सकता था इकट्ठा करके सिर्फ $1000 इकट्ठा कर पाया। तो ही बेग द ड्रगिस्ट, उसने ड्रगिस्ट को बेग किया कि मुझे ये ड्रग दे दो और मैं अभी मेरे पास $1000 है, बाकी के जो पैसे वो मैं आपको बाद में देता रहूँगा। द ड्रगिस्ट रिफ्यूज, ड्रगिस्ट ने मना कर दिया। आई डिस्कवर्ड द ड्रग एंड आई एम गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट, तो ड्रगिस्ट कहता है मैंने ये डिस्कवर किया और मुझे इससे पैसे कमाने हैं। तो क्या हुआ कि हेन्स ब्रेक इनटू मेन स्टोर और स्टील द ड्रग, उसने मैन के स्टोर के अंदर घुस गया और उसने ड्रग को चोरी कर लिया। शुड हेन्स हैव डन दैट, क्या हेन्स को ऐसा करना चाहिए था, क्यों और क्यों नहीं, ठीक है। तो ये मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है लॉरेंस कोलबर्ग का अप्रोच टू स्टडी मोरल डेवलपमेंट को समझने के लिए। अब क्या होता है, कोलबर्ग लेवल एंड स्टेजेस, 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है, दूसरी कन्वेंशनल है और फिर आती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। एक बार इनको देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थॉट प्रोसेस शोन बाय रिस्पॉन्स टू हिज डिलेमा, कोलबर्ग ने 3 लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग लेकर आया जिसको हर लेवल को, जो 3 लेवल दिए थे तो हर लेवल को दो दो स्टेजेस में बांट दिया। First level of Kohlberg theory of moral reasoning, in which control is external and rules are obeyed in order to gain rewards or avoid punishment or in out of self interest। तो जो प्री कन्वेंशनल होता है ना, ये जो लेवल होता है वो होता है 4 से 10 साल के 4 to 10 ईयर वाले बच्चों में देखने को मिलेगा ये प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है फर्स्ट लेवल है कोलबर्ग थ्योरी का। इसमें जो मोरल रीजनिंग है ना वो बच्चे की कौन कंट्रोल करता है, बाहर के फैक्टर्स एक्सटर्नली कंट्रोल होते हैं यहाँ पे रीजनिंग, और बच्चा यहाँ पे रूल्स को ओबे करता है। अगर वो ओबे नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, अगर वो ओबे करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लेवल है कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी का नाम है मोरालिटी ऑफ कन्वेंशनल रोल कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना। पीपल हैव इंटरनलाइज्ड the standard of authority figure, they are concerned about being good, pleasing others and maintaining the social order। अब यहाँ पे क्या होता है, वो ना कंसर्न होते हैं इस चीज़ से कि वो दूसरों को खुश करने में
और अच्छा बनने में रहते हैं, है ना, दूसरों को खुश करते हैं और अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। दिस लेवल इज टिपिकली रीच्ड आफ्टर, ये 10 साल के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है, इवन इन एडल्टहुड में भी देखने को मिलता है ये। तो सेकंड लेवल जिसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ अथॉरिटी फिगर्स आर इंटरनलाइज्ड, इसमें अंदर से आता है कि हमें अच्छा दिखना है, हमें दूसरों को खुश रखना है, सोशल ऑर्डर को फॉलो करना है। लेवल थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी या मोरालिटी ऑफ ऑटोनॉमस मोरल प्रिंसिपल्स। तो इसमें थर्ड लेवल है ये, इन विच पीपल फॉलो इंटरनली हेल्ड मोरल एंड कैन डिसाइड अमंग कॉन्फ्लिक्टिंग मोरल स्टैंडर्ड। इसमें भी जो लोग हैं वो इंटरनली चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस इतना फ़र्क होता है कि यहाँ पे वो मोरल स्टैंडर्ड्स को खुद डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो पीपल रिकॉग्नाइज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोरल स्टैंडर्ड एंड मेक जजमेंट, तो खुद के मोरल स्टैंडर्ड्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना मोरल स्टैंडर्ड्स और जजमेंट के बीच में, क्या सही है क्या नहीं है, तो उनके बीच में वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो है, डू नॉट रीच दिस लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग अंटिल एट लीस्ट अर्ली एडोलेसेंट और मोर कॉमनली इन यंग एडल्टहुड। अब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो 6 स्टेजेस ऑफ मोरल, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी 4 to 10, कन्वेंशनल 10 to 13 और बियॉन्ड, और यहाँ पे लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी अर्ली एडोलेसेंट में देखने को मिलेगी और नॉट अंटिल यंग एडल्टहुड और नेवर। जैसे स्टेज 1 होती है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, व्हाट विल हैपन टू मी, चिल्ड्रन ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। तो इसमें ओरिएंटेशन टुवर्ड पनिशमेंट और ओबीडियंस नाम से समझ आ रहा है कि व्हाट विल हैपन टू मी, मेरे साथ क्या होगा अगर मैं ये चीज़ को नहीं मानूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें जो होता है, इग्नोर द मोटिव ऑफ एन एक्ट एंड फोकस ऑन इट्स फिजिकल फॉर्म। तो इसमें जो बच्चा होता है वो जो मोटिव होता है ना एक्ट का, उसको इग्नोर करके जो प्रोडक्ट मिलेगा कि अच्छा इसका प्रोडक्ट रिवॉर्ड मिल सकता है, पनिशमेंट मिल सकता है अगर मैं नहीं करूँगा, तो उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट पर्पस एंड एक्सचेंज या फिर इंडिविजुअलिटी और एक्सचेंज भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर, तो मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूँगा। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन होती है, टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन होती है। चिल्ड्रन कन्फर्म टू रूल्स आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट कंसिडरेशन फॉर व्हाट अदर्स कैन डू फॉर देम, दे लुक एट एन एक्ट इन terms of human needs it meets and differentiate this value from the act physical form and consequences, ठीक है। तो भाई तुम ये मेरा काम करो और मैं तुम्हारा भी काम करूँगा। अब उसके बाद आता है थर्ड, आता है मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप, अप्रूवल ऑफ अदर्स, गुड बॉय गुड गर्ल वाली सिचुएशन इसमें होती है। एम आई गुड बॉय और गुड गर्ल, क्या मैं अच्छा लड़का या लड़की हूँ, गोल्डन रूल होता है ये इस स्टेज का। चिल्ड्रन वांट टू प्लीज एंड हेल्प अदर, इसमें बच्चा जो है दूसरों को खुश करता है, हेल्प करता है। एंड कैन जज द इंटेंशन ऑफ अदर एंड डेवलप आइडिया ऑफ व्हाट अ गुड पर्सन इज, और इसमें डेवलप कर लेता है आइडिया कि गुड पर्सन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेज होती है सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस। इसमें क्या होता है, what if everybody did that? People are concerned with doing their duty, showing respect for higher authority and maintaining a social order। इसमें social order को maintain करके रखते हैं। They consider an act always wrong, वो ये मानते हैं कि अगर ये चीज़ गलत है तो ये गलत है, regardless of motive or circumstance, if it violates a rule or harm others, ठीक है। इसमें जैसे एग्जाम्पल, यू शुड स्टील इट, इफ यू डिड नथिंग यू वुड बी लेटिंग योर वाइफ डाई, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ शी डाइज यू हैव टू टेक इट विद द आइडिया ऑफ पेइंग द ड्रगिस्ट, ठीक है। उसमें यही कहा है कि तुम्हें जो है स्टील करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी वाइफ मर जाएगी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और या फिर तुम्हें कुछ ऐसा आइडिया निकाल के लेकर आओ जिससे तुम ड्रगिस्ट के पैसे दे सको। मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी, राइट और डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेड लॉ। इसमें क्या होता है, पीपल थिंक इन रैशनल टर्म्स, वैल्यूइंग द विल ऑफ मेजॉरिटी एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, दे जनरली सी दीज वैल्यूज एट बेस्ट supported by adherence to the law. While they recognize that there are times when human needs and law conflict, they believe it is better for society in the long run if they obey the law। इसमें क्या होता है, इसमें जो है मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और ऑफ इंडिविजुअल राइट्स में क्या होता है, यहाँ पे जो पीपल होते हैं वो रैशनल टर्म्स में सोचते हैं, वैल्यू करते हैं चीज़ों की,
और जो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी चीज़ों को सोचता है, यहाँ पे भी ये लोग वैसा ही सोचते हैं कि सोसाइटी का वेलफेयर किस में होगा। स्टेज 6 मोरालिटी ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, पीपल डू व्हाट दे इंडिविजुअली थिंक इज़ राइट। यहाँ पे बच्चा जो है इंडिविजुअली जो उसको सही लगता है वही करता है, चाहे लोगों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरनलाइज स्टैंडर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है फर्दर मोर देयर इज not always a clear relationship between moral reasoning and moral behavior. People at post conventional level of reasoning do not necessarily act more morally than those at lower level, ठीक है। ये चैप्टर भी फिनिश हो गया आपका। नेक्स्ट है चैप्टर 17। Chapter 17 is psychosocial development in adolescence, search for identity। और यहाँ पे एसटीडी के बारे में, सेक्सुअलिटी, रिलेशनशिप विद फैमिली एंड पीयर्स, एंटी सोशल बिहेवियर एंड जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, इमर्जिंग एडल्टहुड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।